कि फतेहपुर का हूँ, फतेहपुर का ही रहूँगा और फतेहपुर की जनता के बीच रहूँगा। आप मुझे समर्थन, आशीर्वाद, प्यार दोगे तो भी रहूँगा, नहीं दोगे तो भी रहूँगा। शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? एजुकेशन देश का भविष्य है छात्र। और मैंने ये कहा कि फतेहपुर की जनता को सुविधा देते हुए अगर मुझे कोविड होता है और मेरी कोविड के अंदर जान जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। फतेहपुर की जनता को बचाना हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑक्सीजन लाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें जो आदमी है वो बच गया। मैं यहाँ का लोकल हूँ और आप जब चाहो, जहाँ चाहो मिल सकता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। तो ध्यान रखना है कि कौन आपके बीच रह सकता है, कौन आपके बीच था और कौन बीच रहेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसकी पहल कहूं या फिर गूंज कहूं या फिर बिगुल कहूं, केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में बच चुका है। और इसी चुनावी यात्रा में राजस्थान हेराल्ड की टीम पहुंच चुकी है फतेहपुर, जहां पर जनता की बात हम जिम्मेदारों से करेंगे, यानी कि आपके नेताओं से कहेंगे, आपके उम्मीदवारों से करेंगे, क्योंकि जनता की बात को पहुंचाना ही हमारा परम कर्तव्य है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं फतेहपुर से, जी हां, फतेहपुर से विधायक हैं हाकम अली खां हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर राजस्थान हेराल्ड पर। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी राजस्थान हेराल्ड की पूरी टीम को कि आप यहाँ आए, फतेहपुर पधारे। फतेहपुर की ही बात करूंगा, जनता की बात मैं आपसे करूंगा, सीधे बात करूंगा। जनता ने जो तीखे व्यंग दिए हैं या फिर आपके बारे में जो कुछ कहा है, आज जनता की बात आपसे की जाएगी सर। तो जनता और जनता के साथ साथ जो और प्रत्याशी हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन सब की बात आज हम करेंगे। फतेहपुर में सबसे बड़े मुद्दे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जल हो, सड़क हो, एजुकेशन हो या फिर हॉस्पिटल हो, उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस के आप उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ की जनता का रेस्पॉन्स आपका कैसा रहा है 5 साल के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सूची जारी नहीं हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी का पिछले 5 साल से विधायक हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ। जब कांग्रेस पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी उसके बाद मैं घोषित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का हूँगा। और 2018 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मेरे ऊपर भरोसा किया और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मुझे जिताकर, विजय बनाकर, विजय श्री दे करके और राजस्थान की विधानसभा में भेजा। फतेहपुर की मुख्य जो समस्याएं थी उस टाइम मेरे सामने, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का, जब मैं क्षेत्र में गया, आप जैसे मीडिया के साथियों ने, युवाओं ने, किसानों ने, हर वर्ग के आदमी ने 3-4 जो मेन समस्याएं थी वो मेरे सामने रखी। सबसे पहले एक समस्या थी युवाओं की कि फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय नहीं है। फतेहपुर के युवाओं को एजुकेशन के लिए, कॉलेज करने के लिए अन्य या तो प्राइवेट में जाओ और या फिर सीकर या रामगढ़ या चूरू जाना पड़ता था। तो वो सबसे बड़ी मांग थी युवाओं की कि फतेहपुर में एक महाविद्यालय हो। और मैंने युवाओं से वादा किया था कि मैं आपके, अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे, मैं चुनाव जीत गया, हमारी सरकार बनी तो मैं फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय खुलाऊँगा। और मैंने एक नहीं 2-2 महाविद्यालय खुला दी। एक महाविद्यालय पहले खुल चुका था, फिर उसके बाद कन्या महाविद्यालय अलग से मैंने खुलवा दिया। और जो कॉमन महाविद्यालय है जनरल बच्चा और बच्चों के एक साथ में, उसके लिए भवन भी बनकर तैयार हो चुका है। मोदी एंड सन्स ट्रस्ट है, उन्होंने, जब मैं एमएलए बना था तो सबसे पहले उन्होंने भी मेरे से मुलाकात की। मैं उनसे मुलाकात की कि भैया आपने पहले बीजेपी सरकार में आपने कहा था कि अगर सरकार घोषणा करती है तो हम भवन बनाने के देने के लिए तैयार हैं और ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो आप अगर अब भवन और ज़मीन देने के लिए तैयार हो तो मैं सरकार से कॉलेज की घोषणा करवा लूँ। तो गिरधारी लाल जी मोदी ने मुझसे कहा कि आप तो घोषणा कराओ, हम अपने वादे पर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से मिला और उस टाइम बजट सत्र चल रहा था। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसे भामाशाह हैं फतेहपुर में, तो सरकारी कॉलेज के लिए भवन और ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। आप, मेरा वादा किया हुआ है कि फतेहपुर के युवाओं को एक सौगात दूंगा कॉलेज की। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम बजट में घोषणा कर दी कि फतेहपुर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। और घोषणा के तुरंत 2 महीने बाद अगले सत्र से महाविद्यालय खोल दिया गया, जो अभी चालू है आज की तारीख में। और जो मैंने अभी कई बार मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि जो विपक्ष के साथी हैं वो कहते हैं कि कॉलेज में एमएलए का, सरकार का क्या योगदान है कि भामाशाहों ने कराया है।
तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भामाशाह भी यहाँ थे, आप यहाँ थी, आपकी सरकार थी पिछले 5 साल, तो आपने क्यों नहीं खुलवाया? भामाशाह को भी कोई मोटिवेट करना चाहिए। अभी भामाशाह हमारे यहाँ फतेहपुर में बहुत सारे भामाशाह पैसा लगा रहे हैं। बजाज हैं, तारादेव रामेश्वर बजाज ट्रस्ट के संयोजक हैं, वो चेयरमैन हैं सज्जन जी बजाज, वो हैं। मोदी एंड सन्स के गिरधारी लाल जी बजाज हैं, सराफ हैं, बहुत सारे भामाशाह हैं, वो यहाँ फतेहपुर में पैसे खर्च कर रहे हैं। तो भामाशाहों को भी विश्वास होना चाहिए कि जो हम पैसे खर्च करें वो सही जगह पर हैं और सही जगह पर हमारे पैसे लग रहे हैं। तो वो कॉलेज आज की तारीख में बनकर तैयार है और जल्दी उस कॉलेज में बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। कन्या महाविद्यालय के लिए भी हमने एक भामाशाह को मोटिवेट करके ज़मीन ले ली, ज़मीन लेकर के सरकार से बजट स्वीकृत करा करके और उसका शिलान्यास कर दिया। उसका भी काम चालू है कॉलेज का, और जल्द वो कॉलेज का अच्छा भव्य भवन बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोनों कॉलेज बन गई। एक फतेहपुर की जनता की ये मांग थी, फतेहपुर शहर की, कि फतेहपुर शहर में जब बरसाती पानी है वो निकासी नहीं होती थी। जो हमारे सामने बस स्टैंड है पास में ही, इस पर 7-7 दिन 10-10 दिन तक बस स्टैंड की जो दुकानें हैं वो रोज़मर्रा की दुकान पर खोलने वालों की 10 दिन दुकान बंद हो जाती थी। उनके सामने बड़ी समस्या थी, विकट समस्या कि हमारे आय का जरिया था वही ठहर, अब हम कहाँ जाएँ, कहाँ मजदूरी करने जाएँ। तो वो भी एक समस्या थी कि फतेहपुर की जनता की मांग थी कि ये कब समस्या का समाधान होगा। तो मैं उसको भी राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिल करके और उस समस्या का समाधान हो गया। 2-3 पॉइंट हम लोगों ने किए थे, एक छतरिया बस स्टैंड, एक चूना का, और एक चमड़िया कॉलेज के सामने का एक मोहल्ला है वहाँ पर। 3 पॉइंटों में से एक पॉइंट जो छतरिया बस स्टैंड का है उसका पानी अभी 2 बार बारिश हो चुकी है, विदिन 4 घंटे के अंदर पानी खलास हो जाता है पूरा यहाँ से उठा करके। मैं माफ़ी चाहूँगा रोकने के लिए, लेकिन मैंने अभी हाल ही में सुना यहाँ पर 1-2 दिन, और फतेहपुर में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि भाई एक जगह जहाँ पर सड़क में हाल बदहाल थे, पानी भरा हुआ था, और उसी का बीजेपी वहाँ पर पहुँचती है, आप पर कई सारे बड़े सवाल करे जाते हैं, और उसके बाद कैसा रिएक्शन था, क्या किया गया उस जगह पर? बिल्कुल, वहाँ काम चालू है और 70% काम वहाँ का हो चुका है। कुछ व्यवधान हो गया था कि जो पाइपलाइन डाल रहे थे, तो मैं क्या कहूँ उनको, जो व्यवधान डाल रहे हैं वो, कि हमारे यहाँ से रोड नहीं टूटने चाहिए, हमारे यहाँ से रोड के आगे से पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए, उसकी वजह से थोड़ा व्यवधान हो गया और वो थोड़ा डिले हो गया। कुछ बीच में जब काम चल रहा था तो अत्यधिक बारिश आ गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी, और बारिश जब आई तो जिस जगह हम डैम बना रहे थे, जो कंपनी डैम बना रही थी, उस डैम की जगह पे वहाँ पानी भर गया और कंपनी का काम थोड़ा उसकी वजह से डिले हो गया। मैं मानता हूँ डिले हो गया, लेकिन मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब बारिश आएगी फतेहपुर में, जब बारिश का मौसम आएगा, तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे सरकार किसी की बने, फतेहपुर का पानी 4 घंटे के बाद फतेहपुर में पानी नहीं मिलेगा। ये जो कल परसों बता रहे थे, अभी बताओ उनको कहाँ है पानी? पहले तो 10-10 दिन तक नहीं निकलता था, अब वो 4 घंटे में निकल रहा है, और वो पानी भी 10-11 घंटे के अंदर वो पानी निकल गया था। लेकिन वो लोगों तो ऐसे उसको मुद्दा बनाना था, बोलना था, वो बोल गए। ये पानी की समस्या का 18.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, उसका काम चालू है और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। तीसरा जो मुद्दा था कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने 2008 से 2013 तक जब वो सरकार चलाई, तो स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओड़ा, मेरे बड़े भाई मरहूम भंवरू खान जी और गोविंद डोटासरा ने, तीनों ने मिल करके और लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की वृहद पेयजल योजना का एक प्रोजेक्ट लाए थे 832 करोड़ रुपए का। उसका शिलान्यास भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम किया था। लेकिन जब सरकार चेंज हुई और हमारी सरकार के टाइम 60% उस प्रोजेक्ट का काम हो चुका था, लेकिन जब सरकार चेंज हुई तो 60% से 65% ये बीजेपी सरकार ने नहीं कराया उसका काम, जहाँ था वहीं उस प्रोजेक्ट को। तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? वो पैसा भी न लेप्स हुआ न वो था। जब हमारी सरकार वापस बनी तो हमने इस प्रोजेक्ट को वापस, ये भी हमने वादा किया था कि जो नहर का मीठा पानी है उसका वो प्रोजेक्ट था, वृहद पेयजल योजना। तो जब हमारी सरकार बनी तो वो 2 शख्स तो इस दुनिया से जा चुके थे, स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओड़ा और मेरे बड़े भाई मरहूम भंवरू खान जी। लेकिन उनका सपना था कि फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ की जनता नहर का पानी पिए, और गोविंद डोटासरा और हम दोनों जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको दोबारा रिव्यू कराया तो उसके अंदर बजट और एक्सटेंशन हो गया था कि भाई उस टाइम रेट अलग थी, इस टाइम रेट अलग है। तो उसमें और मुख्यमंत्री ने जो बजट सरकार, जो कंपनी ने मांगा, डिपार्टमेंट ने मांगा, वो बजट दिया, और बजट दे करके आज की तारीख में मैं समझता हूँ तो 98% उस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। गाँव में मीठा पानी शुरू हो चुका है, गाँव के अंदर लोग मीठा पानी पी रहे हैं,
और उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने मुख्यमंत्री से मिलकर के कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत 21वीं सदी में जा रहा है, आज भी लोग जो आपने वृद्ध पेयजल योजना लाए हैं उसमें सार्वजनिक चौक पे आपने नल लगा दिया, तो उसकी वजह से लोग जो मीठा पानी चाहिए वो वहाँ से जा कर के लेके आ रहे हैं, तो वही सर के ऊपर मटका लेकर के हमारे गांव की औरतें आ रही हैं, तो इससे पीछा कैसे छूटे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, इस पर विचार करेंगे। तो जेजेएम में इस प्रोजेक्ट को लिया और 457 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट फिर पास किया। उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और टेंडर होकर वर्क ऑर्डर हो चुका है और उसका शिलान्यास भी कर दिया है। घर घर के अंदर, चाहे खेत में बसा हुआ है किसान, चाहे गांव में बसा हुआ है, सारे घर घर के अंदर मीठे पानी का नल पहुंचाएंगे। ये 3 जो योजनाएं थी हमारी मुख्य, जब मैं 2018 में चुनाव लड़ा था तो मांगे थी, उनको मैंने पूरा कर दिया जो वादा किया था। इसके आगे चलकर मैंने धानुका हॉस्पिटल है उसको बहुत ही, आज के शायद अखबार में आया, कल के अखबार में आया था कि एक डॉक्टर के भरोसे पिछले 5 साल, पिछले साल के कार्यकाल की खबर है वो बीजेपी राज की, कि एक डॉक्टर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। आज के शायद के कल के अखबार में, आज आप देखो धानुका हॉस्पिटल के अंदर उस टाइम आते थे 90 पेशेंट, 100 पेशेंट, 120 पेशेंट। आज की तारीख में धानुका हॉस्पिटल में 1000 से 1200, 800, 1200, 800 पेशेंट रोज की ओपीडी है और 26 डॉक्टर हैं। धानुका हॉस्पिटल पहले जो अस्पताल था उसको 50 बेड का था, उसको अब जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करा के, और उसका अभी 26 डॉक्टर बैठते हैं, बहुत सारा स्टाफ बैठता है, और लोग जो चिकित्सा के अंदर अपने हेल्थ के अंदर जो बीमार होते हैं वो सब आके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हुए कि हमने मुख्यमंत्री से कहा कि आपने उप जिला अस्पताल बना दिया लेकिन उसका भवन छोटा है, ये भवन बहुत पुराना बना हुआ है, शायद मेरे ख्याल से 1972 में भवन बना था, वो भवन आज है। तो मुख्यमंत्री ने उसके लिए भी 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे करके और उस भवन का शिलान्यास हो चुका है। अगले आने वाले 2 साल में या 1.5 साल में जितना भी कंपनी को टाइम दिया है डिपार्टमेंट ने, उस टाइम के अंदर भव्य 4 मंजिल का भवन बना करके और फतेहपुर की जनता के लिए सौगात है। तो हाकम जी, ये तो बात हो गई योजनाओं की, मैं और भी लंबी लिस्ट है और मैं समझ भी रहा हूँ, क्योंकि हमने जब यहाँ का ग्राफ देखा, फतेहपुर का ग्राफ देखा, तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में आगे धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत करते जाएंगे। लेकिन ये तो बात हो गई स्वास्थ्य की, सड़क की, जिसका निर्माण कार्य और जिस तरह के सर ने वादे किए थे, जो 2018 में आपने बातें कही थी, सारी वो कंप्लीट हो गई हैं। और ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि कोई नेता जब जनप्रतिनिधित्व के लिए चुनावी मैदान में सामने आता है, जनता के बीच सामने आता है, अपने प्लान लेकर आता है, रोड मैप लेकर आता है, तो उन्हें पूरा करे, क्योंकि जनता भी चाहती है कि उन रोड मैप को पूरा करते हुए जनता एक बार फिर उन्हें उसी सीट पर चुने और एक बार फिर वही आए और आगे उन्हें पहुंचाया जाए। तो इसी तरह का कहीं ना कहीं आपकी छवि रही है, ईमानदारी वाली छवि, जो कि जनता में हमने अब तक देखी है। क्योंकि हम 2 दिन तक फतेहपुर में थे और जब तक जनता के बीच जितने दिन रहे हैं हम, और जिस तरह से फतेहपुर को कवर किया, कहीं ना कहीं फीडबैक ये आ रहा था कि हाकम अली खान ने हमेशा जनता के बीच रहकर, उनके बीच रहकर उनकी बातें सुनी है, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो, उन्होंने हमेशा उनकी मदद की है। अब मैं आपसे एक और सवाल, जो कि कोविड टाइम से जुड़ा हुआ है, वो पेंडेमिक जब फतेहपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान कहूँ या भारत कहूँ, हर एरिया में जनता बुरी तरह त्रस्त थी, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं किसी को क्या हो रहा था, कोई अपनों को खो रहा था। उस दौर में किस तरह से आपने मदद की, या फिर कहूँ कि लोगों के क्या हाल थे और फतेहपुर में कैसा माहौल बन चुका था? कोविड का जो दौर आया था वो बहुत भयानक दौर आया था। मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और तकरीबन 42-43 साल से मैं मेरी समझ देखता हूँ कि मैंने ऐसा दौर कभी नहीं देखा, और मैं तो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दौर कभी दोबारा नहीं आए। और मैंने ये कहा कि फतेहपुर की जनता को सुविधा देते हुए अगर मुझे कोविड होता है और मेरी कोविड के अंदर जान जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। फतेहपुर की जनता को बचाना हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने हमें पूछा था, सब 200 विधायकों को बुला करके, कि भाई आपके विधायक कोष का जो फंड है उसको हमारी सरकार है वो ये चाहती है कि राजस्थान की जनता के कोविड में खर्च करना चाहती है। तो फिर कैसा रिप्लाई था आपको उनका? 200 को 200 विधायक, मैं ये नहीं कहूँ कांग्रेस के विधायक, 200 को 200 विधायकों ने एक स्वर में ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ये फंड खर्च करो, और हमसे अगर और कोई करना हो तो हम भामाशाहों से मोटिवेट करेंगे और भामाशाहों को मोटिवेट करके और सरकार को धन और लाएंगे, लेकिन फतेहपुर की, राजस्थान की जनता को बचाना जरूरी है। तो उस विजन को लेते हुए मैंने फतेहपुर की जनता के बीच रहा, और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी, जिसने मुझे फ़ोन किया,
24 घंटे मेरा फ़ोन चलता था। 24 घंटे से मैं से 20 घंटे 22 घंटे में धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उस टाइम के प्रशासन को कि पूरी टीम ने मेरे साथ मिल करके और 20-20 घंटे प्रशासन ने हमारे साथ काम किया। और हॉस्पिटल के अंदर हर रोज़ मैं दिन में 2 बार 3 बार मैंने हॉस्पिटल के अंदर मेरी ऑफिस बना ली थी एक बार तो, कि वहीं रहता था और जो पेशेंट आते थे यहाँ होता था उसको यहाँ एडमिट कराते, सीकर भेजने वालों को सीकर भेजते, जयपुर भेजने वालों को जयपुर भेजते। और जहाँ हॉस्पिटलों में बेड मिलता था उस टाइम ये हालत थी कि एक बेड मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जहाँ जहाँ हम हॉस्पिटल में फ़ोन करते, जहाँ बेड उपलब्ध होता वहाँ उस पेशेंट को एम्बुलेंस से उस हॉस्पिटल में भेजते। और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी तो मेरे जो लड़का है उसकी टीम पूरी लग करके और उन्होंने एक ग्रुप बना करके और हरियाणा से, गुजरात से, अन्य स्टेटों से भी और राजस्थान में भी रिंग से, बीकानेर से, डूंगरगढ़ से जहाँ ऑक्सीजन मिला वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी गाड़ियों में अपने खर्चे पर ला करके और फ्री के अंदर सबको ऑक्सीजन दिया। किसी से भी 1 रुपया ये कह दे कि आपने उस टाइम अपने ग्रुप में 1 रुपया भी कोई किसी ने दिया हुआ है, ऐसे हमने किसी जो सिलेंडर लेने के लिए आता था उससे चंदा भी नहीं लिया। बहुत सारे कहते थे कि साहब हमें सिलेंडर मिल गया, हम इस ग्रुप में आप में चंदा देना चाहते हैं। नहीं, इस टाइम चंदा नहीं चाहिए, इस टाइम आप तो सिलेंडर लेके जाओ और जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। तो कोविड का जो भयानक दौर था, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं जो फतेहपुर के भामाशाह हैं, जो अन्य प्रांतों में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी। और मैंने बहुत बार एक सर्वदलीय मीटिंग भी यहाँ बुलाई, सभी दलों के सभी जो जनप्रतिनिधि थे, भामाशाह थे, समाज सेवी थे, जो भी एनजीओ थे, उनकी भी हमने मीटिंग बुला करके सबसे सहयोग लिया कि आप भी हमें सहयोग करो। और उस टाइम सबने सहयोग दिया भी। लेकिन जो अभी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं कि हम जनता की फतेहपुर की सेवा करना चाहते हैं, वो कभी कोविड के अंदर यहाँ नज़र भी नहीं आए, उनका फ़ोन भी चालू नहीं था। अगर फतेहपुर का एक भी आदमी को ये कह दे कि हमने कोविड के टाइम इनको फ़ोन किया था और ये सीकर से चल करके या और कहीं से चल करके हमारे बीच आए और हमारी मदद की है, तो आप जो कहो करने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए जनता के बीच कोविड के अंदर जो रहा है वो फतेहपुर की जनता को सबको पता है। हम जो फतेहपुर में रहने वाले हैं, हर रोज़ यहाँ रहते हैं फतेहपुर में, ये लोग जो बाहर से आते हैं और 4 महीने 3 महीने 1 महीने 6 महीने चुनाव लड़ के टाइम आते हैं और चुनाव लड़ करके वापस चले जाते हैं और फिर जनता यहाँ त्राई त्राई करती है। लेकिन मैं फतेहपुर की जनता को ये बता देना चाहूँगा कि फतेहपुर का हूँ, फतेहपुर का ही रहूँगा और फतेहपुर की जनता के बीच रहूँगा। आप मुझे समर्थन आशीर्वाद प्यार दोगे तो भी रहूँगा, नहीं दोगे तो भी रहूँगा। लेकिन ये जो आए हैं ये आज हैं, कल यहाँ नहीं मिलेंगे, ये कल अपने अपने जाके बिजनेसों में लग जाएंगे। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा तो फतेहपुर है। नहीं, हम यहाँ से 8 किलोमीटर पे मेरा घर है रोड़ साहब सर, बस वहाँ आपको जाना होता है, या फतेहपुर में हम छतरिया बस स्टैंड पे कहीं पर भी बैठे हुए मिल जाता हूँ। हर रोज़ गाँव में घूमता रहता हूँ, तो जनता के बीच ही रहता हूँ। यही एक अपने आप में बड़ी बात है कि एक नेता होना, एक समाजसेवी होना और एक जनता के बीच आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीना, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम कई सारे नेताओं को देखते हैं, जनप्रतिनिधियों को देखते हैं कि एक बार जब वो सत्ता में आते हैं तो उसके बाद गायब से हो जाते हैं, या फिर कहूँ कि उनके पास लौटते नहीं है वापस। कोविड का दौर रहा, आपने इतनी सारी चीज़ें की और आपके बेटे या फिर कहूँ आपकी टीम जनता के बीच रही, आप खुद रहे। कई बार आपको डर नहीं लगा कि यार कहीं मुझे ना कुछ हो जाए? आपको कभी परिवार की टेंशन नहीं हुई? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरे को ये पूरा विश्वास था। मैं बिल्कुल आस्तिक आदमी हूं, मैं सब धर्मों पे विश्वास करता हूं। और मेरे को सबसे बड़ा जो था विश्वास ये था कि फतेहपुर की जनता की जो मैं सेवा कर रहा हूं, वो जनता फतेहपुर की मुझे आशीर्वाद दे रही है, मेरे लिए दुआएं कर रही है, मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, ये जो हमारी सेवा कर रहा है इसको कहीं कोविड नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। मैं एक आपको वाक्य बताऊं कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑक्सीजन लाने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें जो आदमी है वो बच गया। जो गाड़ी थी उस गाड़ी का पता नहीं चला था गाड़ी कौन सी थी, ये स्विफ्ट थी या स्कॉर्पियो थी या बोलेरो थी या एक्सवी थी, ऐसा उस गाड़ी का कचरा हो गया था। लेकिन वो और उनके साथी थे, उनको कहीं भी फूल की छड़ी भी नहीं आई और आज भी वो हमारे बीच है। तो जनता का एक गरीब की जो दुआ है ना, लास्ट छोर पे बैठे हुए गरीब की दुआ, वो आपको कहीं से भी बचा सकती है। और उसकी दुआ भगवान ईश्वर अल्लाह भी कबूल करता है कि इसने मेरी मदद की है, इसलिए अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर, आप इसकी मदद करो। तो वो दुआ मेरे काम आई और मैं उस दुआ के बलबूते पर ही काम कर सका और मुझे कभी डर नहीं लगा। शायद ये वही बात हो गई कि कर भला और हो भला।
और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। और अब एक राजनीतिक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। साल 2023 अब आप पहुँचा है, 2018 में आपने चुनाव लड़े थे। जनता से जो आपने बातें कही वो सब आपने साबित करके दिखा दिया, और उससे बढ़ चढ़कर ही करके दिखाया है जितनी भी योजनाएं रही हैं, क्योंकि हम भी जनता के बीच रहे और सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। लेकिन अब मौजूदा समय में एक बार फिर चुनाव आ रहे हैं और साथ ही साथ सरगर्मियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ के स्थानीय मौजूदा हैं और साथ ही जनता के बीच हमेशा रहे हैं, क्या रिएक्शन देंगे आप? देखो, फतेहपुर के अंदर अभी भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, और मैं तो कहने की जरूरत नहीं है, भाजपा में खुद में उसका विद्रोह हो रहा है। 3-4 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कि मेहनत हम कर रहे थे, टिकट किसी और को दे दी, तो वो तो उनका इंटरनल मामला है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है और कार्यकर्ताओं को ही चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपको फैसला ये करना है कि फतेहपुर की जनता के बीच कौन रहता है और कौन रहा है और आगे कौन रहेगा। आप किसी बहकावे में ना आए। ये जो 30 दिन 35 दिन जो हैं आने वाले, इनमें बहुत सारे उथल पुथल होएगी। कोई कहेगा कि हम आपको ये कर देंगे, बहुत सारी वादे करेंगे, बहुत सारे सपने दिखाएंगे कि हम फतेहपुर को ये कर देंगे, फतेहपुर में ये कर देंगे, बहुत सारे लालच देंगे। तो फतेहपुर की जनता को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सोच समझ कर वोट करना। मैं 2018 में चुनाव लड़ा था तो उसी टाइम ये कहा था जनता के बीच जा कर के कि जब मैं गाँव में, ढाणियों में, शहरों में नुक्कड़ सभा करता था कि आपको अपना वोट डालने के टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है और राजस्थान की विधानसभा में हमारी आवाज़ कौन उठा सकता है। तो अभी भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने फतेहपुर की जनता का 5 साल में काम किया है, सेवा की है और विकास किया है। तो आप दोबारा वोट देते टाइम सोच समझ कर वोट देना। कहीं ये नहीं हो कि एक आपकी गलती, एक दिन की गलती आपको 5 साल तक आपको पछताना पड़े कि हमने उस टाइम गलती की थी, वो आज हम पछता रहे हैं। आप अगर मुझे समर्थन दोगे, मैं यहाँ का लोकल हूँ और आप जब चाहो, जहाँ चाहो मिल सकता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। बाकी आप सब जानते हो कि जो कुछ मेरे को सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ही धनबल इनके पास है कि धनबल के बलबूते पर ये चुनाव जीत जाएंगे। तो फतेहपुर की जनता, फतेहपुर का वोटर का स्वाभिमान वोटर है। फतेहपुर की जनता स्वाभिमान रखने वाली जनता है, कहीं किसी के लालच में नहीं आएगी, चाहे कितना ही लालच दे दें। फतेहपुर की जनता आज तक कभी अपना स्वाभिमान नहीं बेचा है और आगे भी फतेहपुर की जनता अपना स्वाभिमान नहीं बेचेगी। फतेहपुर की जनता विकास कराने वाले को, विकास करने वाले को और हर सुख दुख में शामिल होने और हर आदमी के बीच में रहने वालों को अपना समर्थन देगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जनता किस व्यक्ति को चुनती है, किस पर अपना विश्वास दिखाती है। लेकिन हाकम अली खां जी, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि जब जब कोई नेता जनता के बीच पहुँचता है, विकास कार्य करता है और जैसे जैसे विकास की लहर को आगे बढ़ाता है, तो कई बार उन पर अनेक सारे आरोप भी लगा दिए जाते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, सवाल उठते हैं, फिर नेताजी खुद सामने आकर उसका जवाब भी देते हैं कई बार। और कई बार उसे जातिवाद से जोड़ दिया जाता है, कास्टिज्म से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में हमने भी सुना कि सालासर बालाजी सरकार धाम आपने यात्रा निकाली, उस पर कैसा रहा जनता का रेस्पॉन्स और कैसा प्रभाव देखने को मिला? मैं सालासर बालाजी यात्रा की कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो मेरी कार्यकर्ताओं की, पिछले जब साल हम चुनाव लड़ रहे थे, पिछले चुनाव से पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने बालाजी से मन्नत मांगी थी कि हमें अगर चुनाव में कामयाबी मिलती है तो हम पैदल आएंगे। बालाजी में जाता रहता हूँ और मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ, कोई भी धर्म हो, चाहे सिख, ईसाई, चाहे मुसलमान, हिंदू, सब धर्मों की मैं आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ कि धर्म कहीं नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म के नाम पर वोट मांगना भी नहीं चाहिए, धर्म की राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप धर्म की राजनीति करोगे तो देश का सर्वनाश होगा। अगर आप धर्म से ऊपर उठ करके और देश हित में बात करोगे तो देश का भला होगा। तो इसलिए मैंने जो यात्रा की थी वो हमारी कार्यकर्ताओं की, हमारी सबकी आस्था थी कि हम जो जात बोली उसको हम जाएँ और जाकर आए थे। लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स मिले न मिले ये मैं कभी नहीं देखता कि उसका रिस्पॉन्स मिलना है वो हमें कुछ लाभ मिलेगी। और बीजेपी की बात कहूँ तो बीजेपी तो
हर बार धर्म पे राजनीति करती है, कभी हिंदू मुसलमान ये वो, ये तो कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, जबकि शायद बीजेपी में भी मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी जनता खुद इस बात को कई बार स्वीकार कर लेती है और कई बार सवाल उठा दिए जाते हैं कि भाई बीजेपी इस तरह से जिस तरह की अब राजनीति कर रही है उसे लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखो, भारत की जनता भावुक जनता है और उनके सामने जातिवाद का और बगैर मतलब का कोई तूल उठा करके, और एक बार तो वोट लिया जा सकता है, लेकिन बार बार जो 2018 का चुनाव मैंने लड़ा था उस टाइम भी बहुत किया था, ये तो मुसलमान है, हिंदू है, ये हिंदू को चुन वोट दो, मुसलमान को वोट मत दो। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा मैं फतेहपुर की जनता को कि उन्होंने 45,000 वोट, यहाँ मुसलमानों के वोट हैं 65, उस टाइम 62,000 थे, तो उसमें से 40-45,000 50,000 वोट पोल हुए थे, तो उसमें 35-40,000 मुझे मिले थे, और इसके बाद जो 80,000 वोट मिले थे उसमें 40,000 वोट मुझे हिंदुओं के भी मिले थे। हिंदुओं में हर जाति का वोट मुझे मिला था। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से विश्वास है आप पर जनता को। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग कभी भी जातिवाद की बात नहीं करते, और मैंने ये 5 साल में जो काम किया वो कभी भी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, या कोई जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, माड़ी है, खाती है, कुमार है, सुनार है, और मैं ये भी नहीं देखा कि ये कौन सी पार्टी का है और इसने वोट मुझे दिया या नहीं दिया। मैं चुनाव जीतने के बाद एक ही जो मैंने विधानसभा में शपथ ली थी कि अब मैं पूरी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का एमएलए हूँ, न कि सिर्फ जो मुझे वोट दिया उनका हूँ, पूरी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का एमएलए हूँ और पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का काम करूँगा, और मैंने किया है। एक भी आदमी को ये नहीं कह सकता कि मैं आपके पास काम गया और आपने मुझे ये कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं करूँगा। मैंने कभी नहीं किया। बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे कि साहब हमने आपको वोट तो नहीं दिया लेकिन हमारा काम है। मैंने कहा पहले आओ, आपका काम करूँगा। आप वोट दिया नहीं दिया, लेकिन आप आज आपका एमएलए मैं ही हूँ और आपका काम मैं ही करूँगा, और मैंने किया है। और मैं तो एक दुआ बोलता रहता हूँ, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ सू दोस्ती ना कहूँ सू बैर, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला। ये लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चुनती है वो राजा बनता है। ये कोई राजा कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, राजा जनता के वोट से पैदा होता है। जनता वोट डाल के पेटी में डालती है, उस पेटी से राजा निकलता है। तो फतेहपुर की जनता सब समझदार है, आगे भी जो फैसला करेगी वो सही करेगी। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि राजा कौन होगा ये केवल और केवल जनता पर डिपेंड करता है। ये लोकतंत्र है। जैसा कि अभी हाकम अली खान ने हमसे ये बात कही, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्योंकि कई बार जो सत्ताधारी होते हैं, कई सारे जो नेता होते हैं, वो इस चीज़ को गलत लेवल में समझ लेते हैं और कई बार यही सत्ता जनता पर भारी पड़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस बात को गलत साबित करके दिखाया है और अपनी जो छवि बनाई है आपने जनता के बीच, वो वाकई जनता के बीच एक अलग तरह की छवि है। क्योंकि कई बार जो है विधायक हों, बड़े नेता हों, सांसद हों, जो देखने को मिल जाते हैं, हमें कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अलग अलग चुनावी यात्राएं इस समय हम लोग कर रहे हैं, तो जगह जगह पर जनता का जो फीडबैक मिलता है कई बार बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला होता है। हम लोग खुद हैरान रह जाते हैं कि यार इस क्षेत्र में अब तक ये चीज़ें नहीं हुई या फिर ऐसा नहीं हुआ। अब 2023 और 24 का चुनाव है सामने, और अब आपके किस तरह के मकसद होंगे चुनावी मैदान में? आप जनता के सामने जा रहे हैं। सड़कों का जो आपने बताया ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जल को लेकर जो योजनाएं हैं वो अपने आप में बड़ी बात है कि 2018 के आपकी सारी बातें, वादे आपने बढ़ चढ़कर उन्हें पूरा किया है। अब आप एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? एजुकेशन देश का भविष्य है, छात्र। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। इंसान के जीवन में शिक्षा सर्वोपरि होती है, और जिस देश में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है वो देश हमेशा उन्नति की है, वो प्रांत उन्नति की है, वो शहर उन्नति की है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने बहुत कुछ काम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में किया है, लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। हमारी सरकार बनी, उसके बाद हमारी सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी उसके ऊपर फोकस दिया कि पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ प्राइवेट हुआ करती थी, और एक मध्यम वर्ग गरीब का बच्चा, जब पड़ोस का बच्चा जाता था बस में बैठ करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो बड़े ही अरमान के साथ ये कहता था कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और जो पड़ोसी का बच्चा जो था मध्यम वर्ग गरीब का, वो ये सोचता कि काश मेरे परिवार के पास भी पैसा होता, मेरे माँ बाप के पास भी पैसा होता, तो मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता। उस विजन को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री और उस टाइम के हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक नई पहल करते हुए कि सरकार भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएगी,
और उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली। राजस्थान में फतेहपुर एक पहला विधानसभा क्षेत्र था कि उसमें दो दो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली थी। दो इंग्लिश मीडियम स्कूल उस टाइम एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही खुल रही थी, लेकिन फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में दो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली। और उसके बाद हमारी सरकार ने जब इंग्लिश मीडियम स्कूल का रुझान, लोगों का रिजल्ट अच्छा आया कि हमारे पास स्कूल में सीटें थी 150 बच्चे आगे 400, लॉटरी से हम लोगों ने उन बच्चों के, यार फिर हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, शिक्षा मंत्री जी को कहा कि माननीय स्कूलें जो हैं वो कम हैं, आप इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान दें और बढ़ाओ। तो फिर हमारे मुख्यमंत्री ने और स्कूलों की मंजूरी दी और आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 14 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। और मैंने घूम घूम के गाँव में कहा था कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला दी जाएगी। और दूसरी की तकरीबन आपको बताऊं 43 या 44 स्कूल हैं, वो मैंने सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में और मिडिल से सीनियर तक स्कूलें फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने 43-44 स्कूल बनाए। आज तक के इतिहास में कभी इतनी स्कूलें 5 साल में नहीं हुई हैं। पहले होती थी 4 स्कूल, 5 स्कूल, 10 स्कूल 5 साल में होती थी, लेकिन अब की बार हमारे मुख्यमंत्री ने तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में काम किया। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 40 से 45 स्कूलें सीनियर स्कूल खोली हैं और सब बहुत सारे स्कूलों में सब्जेक्ट भी खोले हैं। एग्रीकल्चर जो कॉलेज है उसमें भी, उसको भी पीजी किया है। रामगढ़ की जो कॉलेज है उसमें भी जो संकाय बाकी थे वो संकाय खोले हैं रामगढ़ कॉलेज के अंदर भी। और जो मैंने मुख्यमंत्री जी शिक्षा के बारे में मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन अभी करना बहुत कुछ बाकी है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब अगले 5 साल के अंदर बिजली, सड़क, पानी, ये जो समस्याएं हैं ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्यों कि ज्यों-ज्यों टाइम निकलता है आबादी बढ़ती जाती है, शहरों की, गाँवों की आबादी बढ़ती जा रही है और जो लोग नए घर बनाते हैं अपने गांव से बाहर निकल के या अपनी और कोई कॉलोनी कटती है वहाँ कॉलोनी में, तो उनकी उम्मीद बढ़ जाती है कि हमारी कॉलोनी में भी अब सड़क बने, लाइट, स्ट्रीट लाइट लगे, हमारे स्कूल बने, हमारी हॉस्पिटल बने हमारी कॉलोनी में। और जो गाँवों के अंदर पिछले 5 साल में आपको बताऊं शायद कोई 2 या 3 सब सेंटर खुले हैं, तो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, शायद नहीं खुले होंगे, लेकिन मैंने इन 5 सालों के अंदर 14 सब सेंटर नए खुलवा दिए 14 गाँवों के अंदर, और 2 पीएचसी नई खुलवा दी और 2 पीएचसीओं को सीएचसी में क्रमोन्नत करा दिया, बीबीपुर और गारिंडा। और कितने सब सेंटरों के भवन जो भवनहीन थे उनके भवन बनवा दिए। और गारिंडा और बीबीपुर पीएचसी की जो सीएचसी क्रमोन्नत हुई उनके भवन के लिए 5.5 करोड़ रुपए का बजट करके उनका भी शिलान्यास कर चुके हैं कि उनका भी काम आज चालू है। तो इसलिए शिक्षा में और चिकित्सा में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। जो कुछ थोड़े थोड़े मुद्दे जो ये उठा रहे हैं विपक्ष के साथी, तो वो मुद्दों को मैं अगले 5 साल में मौका मिला, फतेहपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो पूरा करूँगा। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह का जनता का मूड दिखाई दे रहा है हमें, जिस तरह से हम जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से लगता है जनता कहीं ना कहीं आपसे खुश है। क्योंकि जनता का कहना है कि हमारा जो कैंडिडेट हो, हमारा जो अपना आदमी हो, जो हमें आगे रखे, वो हमारे बीच से ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपकी छवि को जनता के सामने साफ सुथरी तरीके से दिखा रहा है और आपके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और उसी संबंधित क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसा कि जनता हमेशा कहती रहती है। एक और सवाल जो कि हमारा अब अंतिम कड़ी में होगा, और ये सवाल मेरा ये भी है कि जब आप जनता के बीच उतरते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां होती हैं और संभावनाएं भी होती हैं कि प्लस पॉइंट जाएगा, नेगेटिव जाएगा, जनता क्या समझेगी, और साथ ही साथ विपक्ष जमकर हावी होता है उस समय। कैसे आप सामना करते हैं उन चुनौतियों का? पहले तो मैं आपको आगाह कर देना चाहूँगा, बता देना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में विपक्ष के पास एक भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला उनको कि वो हमारे ऊपर आक्रामक कर सकें। गांव से, शहर से जब मैं सुबह 6 बजे उठ करके जन सुनवाई करने बैठता हूं तो लोग आते हैं, या फिर मैं गांव में जाता हूं या गांव में फिरता हूं, कोई दुख सुख शादी ब्याह में जब जाता हूं, और गांव में या जब मैं जन सुनवाई में जो लोग मुझे कहते हैं कि हमारे गांव में ये काम होना चाहिए, और तुरंत मैं उस काम को नोट करता हूं और उस समस्या का समाधान कराता हूं। गांव के लोग विकास के लिए, सड़क के लिए मुझे कहते, मैं सड़क नोट करता, डिपार्टमेंट में भेजता और सैंक्शन करा करके सड़क बन जाती।
और जो जो विकास के काम मेरे पास लोग आए उनकी मैंने उसी टाइम काम होने वाला फ़ोन पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये काम है, इनकी समस्या है, इनका समाधान करो। और जो विकास के काम होते थे संबंधित डिपार्टमेंटों में लेटर भेज करके और वो विकास जो है वो सैंक्शन कटवाई। तो मैं देखता हूँ जहाँ तक पिछले 5 साल में कभी भी इनको कोई ये मुद्दा नहीं मिला कि फतेहपुर में विकास नहीं हुआ। फतेहपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में मैं आपको कहूँ कि ये कोई ये नहीं कह सकता कि काम नहीं हुआ है। तो जब राजस्थान में पूरे में काम हुआ तो मेरा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र भी अच्छा काम हुआ। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का मैंने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बजट लगाया है। 1000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, बहुत बड़ी बात। 1000 करोड़ रुपए से आपको कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा कि इस गांव में इस सरकार में फतेहपुर के कमले का विधायक बनने के बाद काम नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा एक भी गांव नहीं मिलेगा। एक गांव में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 करोड़ रुपये मैंने 2 करोड़ रुपये, कोई में 10 करोड़ रुपये भी लगे, कोई में 5 करोड़ रुपये भी लगे, एक कोई गांव में 2 करोड़ रुपये लगे। लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा आपको कि हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ है। एक और सवाल, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पर्सनली ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो आप जवाब दें। बिल्कुल। तो एक शब्द में या फिर एक लाइन में हाकम अली खां क्या है जनता के बीच, और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जनता को? हाकम अली खान एक कार्यकर्ता है फतेहपुर की जनता के बीच। फतेहपुर की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आपका था, आपका हूँ और आपका रहूँगा, और एक कार्यकर्ता बनकर के रहूँगा, एक नेता बनकर के नहीं रहूँगा। मैंने पिछले 5 साल में जो काम किया है एक कार्यकर्ता के रूप में किया है, सेवा के रूप में किया है, न कि राजनीतिक को कोई मैंने बिजनेस बनाया है, और न मैं कोई नेता बनकर के काम किया है। मैं महीने में 30 दिन फतेहपुर की जनता के बीच रहता हूँ और फतेहपुर की जनता के बीच रहूँगा। कोई ये नहीं कि मैं विधायक बन गया तो मैं किसी से मिलूँ नहीं या मिलने का टाइम मुझे लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि फ़ोन करके कि एमएलए साहब आप बताओ कब मिलोगे। मैंने कहा जब आप कहोगे तब मिल लूँगा, आप बताओ कब आप मिलना चाहते हो। कहने हम सुबह आपके घर आ जाएँ या सुबह आपके ऑफिस आ जाएँ। मैंने कहा घर ऑफिस सब खुला है, जब आपकी इच्छा हो, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, आप जब कि आपकी मर्जी हो जब आप मिल सकते हो सकता है मैं कोई काम से विधानसभा के सत्र चलता हो या कोई विधानसभा की मीटिंग चलता हो, जयपुर होता हूँ, तो मैं उनको ये कह देता हूँ अभी मैं जयपुर हूँ, अगर आपको कोई अर्जेंट काम है, जल्दी है तो मुझे फ़ोन पर बता दीजिए, अन्यथा मैं कल या जब भी मैं आऊँगा उस टाइम आप आ सकते हो। लेकिन अमूमन मैं यहाँ विधानसभा में क्षेत्र में रहता हूँ, नहीं कि जयपुर रहता हूँ। जयपुर तो जब कोई सत्र चलता है तो ही रहता हूँ, नहीं मैं विधानसभा क्षेत्र में ही रहता हूँ। दिन में मैं गाँव के अंदर घूमता हूँ और शाम को मेरा गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही है, और क्षेत्र में गांव में रात को 11-12 बजे जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ करके फिर जनता के बीच जन सुनवाई करता हूँ 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद फिर कार्यकर्ताओं से मिल करके और गाड़ी ड्राइवर लेकर के और हमारा रूट बना लेते हैं कि आज उसके सुख में उसके दुख में इसमें जाना है, वहाँ बीमार को पहुँचना है, या कोई हॉस्पिटल के लिए कोई मुझे फ़ोन करता है कि मेरे भाई बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर से दवाई दिलाओ, डॉक्टर से मुझे भर्ती कराओ, तो मैं डॉक्टरों को फ़ोन कर करके या मेरा कोई जो आदमी वहाँ होता है उसको फ़ोन करके और उनको भर्ती कराना, उनको बेड दिलाना, दवाई दिलाना, ये कामों में मैं लगा रहता हूँ। इसलिए मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक हूँ, और कार्यकर्ता और सेवक बन करके फतेहपुर की जनता के बीच रहना चाहूँगा। और फतेहपुर की जनता को लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप वोट डालते टाइम ये 25 तारीख को ध्यान रखना है कि कौन आपके बीच रह सकता है, कौन आपके बीच था और कौन बीच रहेगा। क्यों कि ये जो 30-35 दिन में जो लोग आ रहे हैं ये सब एक विधायक बनने के लिए, एक नेता बनने के लिए, एक मंत्री बनने के लिए आ रहे हैं। तो वो वोट डालने के वोट जब डल जाएंगे उसके बाद आप लोगों को कहीं कैसे मिलेंगे वो आप सब जानते हैं कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है। मेरा स्टैंडर्ड आप सब लोगों ने 5 साल नहीं पिछले 25 साल से आप लोग देख रहे हो, मेरा और मेरे परिवार का, मेरे भाई का। पिछले 20 साल मेरे भाई ने राजनीति की है, उनका भी आपने देखा है, मेरा भी आपने देखा है कि कभी भी ये नहीं है कि हमसे मिलने के लिए किसी को कोई टाइम लेना पड़े। नहीं, जब मर्जी आपके आओ और मिलो।
मैं एक नेता नहीं बल्कि मैं एक कार्यकर्ता हूं जो जनता के बीच हमेशा उनके बीच रहकर उनके बीच में मौजूद रहकर, चाहे मुझे अपने परिवार से क्यों ना दूरियां बनानी पड़े, लेकिन मैं जनता के बीच हमेशा मौजूद रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ हैं इस वक्त जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं हाकम अली खां जी, जिन्होंने अपनी सारी बातें खुलकर रखी हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच अब वो उन्हीं बातों को लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ अब 2023 और 24 के इन चुनावों में किस तरह का असर और किस तरह की हवाएं दिखाई देंगी, ये तो देखने वाली बात है। साथ ही साथ मैं दिव्यांशु, कैमरामैन आदित्य के साथ, राजस्थान हेराल्ड के लिए शुक्रिया।